नमस्कार। इससे पूर्व के व्याख्यान में हम निर्देशन एवं परामर्श में परीक्षणों की बात कर रहे थे और हमने बात करी बुद्धि परीक्षण की। बुद्धि परीक्षण का निर्देशन और परामर्श में महत्व क्या है, बुद्धि लब्धि को निकालने का फॉर्मूला यानी सूत्र क्या है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, औसत अंक और उसके अनुसार किस बुद्धि वर्ग में आते हैं, वो बुद्धि का आधार क्या है, और साथ साथ हमने बात करी कि बुद्धि क्या नहीं है। अब मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगी बुद्धि परीक्षणों के विभिन्न प्रकारों के। बुद्धि परीक्षण के जब विभिन्न प्रकारों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षण। आप सोच रहे होंगे कि प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षण क्या है। जब विभिन्न संस्थाओं में, विभिन्न कार्यालयों में, विभिन्न स्थानों पर जब रिक्तियों के अनुसार भर्तियां होती है, यानी अगर सीधे शब्दों में कहूं तो नियुक्तियां की जाती है या रिक्रूटमेंट होता है, तो जो इंटरव्यू में आपकी बुद्धि का जो परीक्षण किया जाता है वो प्रशासन के आधार पर होता है। और प्रशासन के आधार पर दो प्रकार के बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं। पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का मतलब है इंडिविजुअल का, व्यक्ति का, अकेले का बुद्धि परीक्षण। सामूहिक का मतलब है ग्रुप में। जब हम कहते हैं कि ग्रुप डिस्कशन है, जीडी है या सामूहिक विचार विमर्श और चर्चा का है, तो उसे हम सामूहिक करते हैं। जब बहुत सारे लोगों पर एक परीक्षण एक साथ किया जाता है वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, और किसी विशेष व्यक्ति पर एक समय में एक परीक्षण किया जाता है वो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है। फिर जब बुद्धि परीक्षणों में जब प्रकारों की बात कर रहे हैं तो प्रशासन के आधार के बाद बात आती है मानसिक योग्यताओं के स्वरूप के आधार पर। मानसिक योग्यताओं के स्वरूप पर, यानी किसकी मानसिक योग्यता कितनी है और उस स्वरूप के आधार पर। पहला होता है सामान्य बुद्धि परीक्षण और दूसरा होता है विशिष्ट बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धि परीक्षण, यदि औसत और औसत से कम बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी हैं तो उनके ऊपर सामान्य बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि औसत से ऊपर श्रेष्ठ, कुशाग्र और प्रतिभाशाली व्यक्ति है, विद्यार्थी है, बालक है, बालिका है, तो उस पर विशिष्ट बुद्धि परीक्षण किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जब एक परीक्षण के द्वारा हमें पता चल जाता है कि जो सामने वाला व्यक्ति या विद्यार्थी है वो किस वर्ग में आता है, वो औसत में आता है, औसत से कम में आता है, औसत से अधिक आता है, श्रेष्ठ है, कुशाग्र है या प्रतिभाशाली है, उसके अनुसार हम विशिष्ट प्रकार के बुद्धि परीक्षण करते हैं। और अब तीसरा हमारा आता है विषय वस्तु के आधार पर बुद्धि का परीक्षण। ये तीसरा प्रकार हमारा है विषय वस्तु के आधार पर। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। दूसरा आपका हो गया पेपर पेंसिल से परीक्षण, अशाब्दिक में पेपर पेंसिल से परीक्षण और निष्पादन परीक्षण। मैं इसको आपको ऐसे समझाना चाहूंगी, विषय वस्तु के आधार पर। मैं एक कहीं पे विद्यार्थियों का वाइवा ले रही थी और उस वाइवा की स्थिति में मैंने विद्यार्थी से पूछना प्रारंभ किया। तो मैंने उससे पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, मैंने उनसे पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है। विद्यार्थी ने बताया मेरा नाम अमुक है। मैंने उससे पूछा आपके नाम का मतलब क्या है, उन्होंने वो भी बता दिया। आपको कैसे पता चला कि आपके नाम का ये है अर्थ है? मैंने गूगल से सर्च किया। आपके पिता का नाम क्या है? बालक थोड़ा सा हेजिटेट हुआ, थोड़ा सा क्रोधित हुआ, थोड़ा सा उसने अपने आप को असहज महसूस किया, पर उसने बता दिया।
आपके पिता क्या करते हैं? बालक ने ऊंची आवाज में बोला, कुछ नहीं करते हैं। मैंने पूछा, आपके पिता का, आपके परिवार, आपकी माता जी, आपके भाई बहनों के साथ संबंध कैसे है? बालक एकदम से खड़ा हो गया और उसने कहा कि आपको वाइवा मेरा लेना है या मेरे पिता का लेना है? आप मेरे से संबंधित बात कीजिए, व्यक्तिगत कीजिए। ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण चल रहा था। आगे तो हम तब बढ़ते जब बालक उसमें हमें सहयोग करता। बालक अपना वाइवा छोड़ के बाहर चला गया। पैनल में और भी लोग थे। हमने विचार विमर्श किया और विचार विमर्श के उपरांत हमने ये देखा कि वो बालक, उसका जब हमने अंक तालिका देखी, उसका रिकॉर्ड देखा, तो वो कुशाग्र बुद्धि का बालक था। उसको छात्रवृत्ति के लिए उसका ये वाइवा हो रहा था, लेकिन बालक का जो व्यवहार था वो बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाला था। अब हमारे सामने प्रश्न था कि हम इससे कैसे इसकी बुद्धि का परीक्षण करें। तो विचार विमर्श के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर हम अशाब्दिक परीक्षण पे गए। हमने बालक को पुनः बुलाया और पुनः बुला करके पेपर पेंसिल के आधार पर उसको कुछ ड्राइंग बनाने को दी। आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे। निष्पादन परीक्षण कुछ हमने दिए और उसमें उससे जानने की कोशिश करी कि वो उत्तर दे, और वो कुशाग्र से जीनियस वाले उसके उत्तर थे। जितने समय में, जितनी तीव्रता से और जितने एक्यूरेट यानी सटीक उत्तर वो दे सकता था। तो कई बार विषय वस्तु के आधार पर भी बुद्धि का परीक्षण किया जा सकता है। ये चर्चा आप लोगों के साथ करना इसलिए भी आवश्यक था कि कभी कभी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है वो असफल हो जाते हैं, और ऐसे में अशाब्दिक परीक्षणों का, और साथ साथ जो साक्षर नहीं है, जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता है, निरक्षर जिन्हें हम कह देते हैं, उनके लिए भी अशाब्दिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। हम चर्चा कर रहे थे कि बुद्धि परीक्षणों के प्रकारों की, और बुद्धि परीक्षणों के प्रकारों में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि प्रशासन के आधार पर, फिर मैंने आपको बताया मानसिक योग्यताओं के स्वरूप के आधार पर, और फिर मैंने विषय वस्तु के आधार पर। अब हम थोड़ा सा और प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षण के बारे में बात करेंगे। जब हम चर्चा बुद्धि के प्रशासन के आधार पर परीक्षण की करते हैं, तब ये समझना आवश्यक है कि यहाँ पर विभिन्न विभागों में नियुक्तियों, कार्य के विश्लेषण, उपलब्धियों के मापन, योजनाओं के निर्माण हेतु दृष्टिकोण और दूरदर्शिता तथा क्षमताओं के मूल्यांकन से है। सबसे पहले नियुक्तियों। जब विभिन्न विभागों में नई भर्तियां होती है, नियुक्त की जाती है, नियुक्त किए गए कर्मचारियों के कार्यों का विश्लेषण किया जाता है, उनकी उपलब्धियों का मापन किया जाता है, उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं के निर्माण में कितनी दूरदृष्टि से, दृष्टिकोण उनका क्या है वो मापा जाता है, और उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। तब प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है। और ये तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसमें दो प्रकार के परीक्षण होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अभी हमने इस पर चर्चा करी है। शाब्दिक में आप प्रश्न उत्तर के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, या फिर आप किसी और साक्षात्कार के माध्यम से, और व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का अशाब्दिक पेपर पेंसिल हो सकती है, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण हो सकता है, आप ब्लॉग दे सकते हैं, आप कोई कार्य करके दिखाने के लिए कह सकते हैं। आप अशाब्दिक में आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको विद्यालय में शिक्षक की आवश्यकता है और आप उसका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण करना चाहते हैं, तो आप उन्हें ये भी कह सकते हैं कि आप बिल्कुल कोई ड्राइंग बना के दिखा दीजिए। आर्ट्स का टीचर है,
वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के क्रियात्मक यानी कुछ करके दिखाना आ जाएगा। दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक में भी सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। जैसे कि मैंने जलोटा साहब की बात करी, एस.एस. जलोटा की उनका मानकीकृत सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, जिसमें 200 के करीब प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों को 1 घंटे में विद्यार्थियों को पूरा करना होता है। वो किशोर अवस्था के विद्यार्थियों के लिए। ऐसे ही सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में भी हमने एक सिचुएशन दे दी सारे समूह को, कक्षा कक्ष में, कार्यालय में, कारखानों में, किसी उद्योग में 100, 200, 500 लोग आपके कर्मचारी हैं या आपके छात्र छात्रा है, उनको आपने एक सिचुएशन दे दी। आपने एक सिचुएशन दे दी बुद्धि परीक्षण। आपने एक सिचुएशन दे दी कि कोरोना से भारत या विश्व विकास की जो दर है, विश्व के विकास की दर कितनी पीछे चली गई और कैसे, या कोरोना के दुष्प्रभाव, या कोरोना काल में की उपलब्धियां। केवल यही तो नहीं है दुष्प्रभाव है, कोरोना काल की कुछ बहुत उपलब्धियां भी है, जो डिजिटल हम और सोशल मीडिया पे और ये वर्क फ्रॉम होम, ये सारी एक तरह से उपलब्धियां भी हैं। तो वो बुद्धि परीक्षण अशाब्दिक हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रशासन के आधार पर। फिर बात आती है विषय वस्तु के आधार पर बुद्धि परीक्षण की। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण ये शिक्षित वर्ग पर किया जाता है। विषय वस्तु, एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। शिक्षित से हमारा यहाँ तात्पर्य अक्षर ज्ञान वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जिनको अक्षर ज्ञान आता है, जिनके चारों कौशल, जो चारों कौशलों में निपुण है। श्रवण में सुन सकता है, वाचन में बोल सकता है, लेखन में लिख सकता है और पठन में जो पढ़ सकता है। ये व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, पेन पेंसिल से चिन्ह लगाना, जैसे चित्र विन्यास करना, वस्तुओं का संयोजन करना, चित्र की पूर्ति करना, भूल भुलैया परीक्षण करना, ब्लॉकों का डिजाइन करना और असमानताओं को पहचानना। हम ये समाचार पत्रों में देते हैं, कई बार कुछ पहेलियाँ वगैरह आती हैं, तो वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है कि कौन कितनी जल्दी इसमें। कई बार हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, कोई एक पिक्चर दिखाई जाती है, लिखा जाता है कि इसमें 10 चेहरे हैं पहचानिए, इसमें 10 जानवर छुपे हुए हैं पहचानिए। ये सब अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, एक समय में अनेक व्यक्तियों पर सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है, समूह में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। बुद्धि का परीक्षण देखिए, अभी जो किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए जो सीईटी है ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, क्लैट या जो भी आपके जो हो रहे हैं, वो क्या है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण है कि एक समूह पर उनकी बुद्धि लगे। एमसीक्यू, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जहाँ दिए जाते हैं, वो एक तरह से सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण के भी 2 भाग किए गए हैं। वर्गीकरण परीक्षण, अनेक शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर वर्ग बनाइए, वर्गीकरण। और सादृश्य उपपरीक्षण, 2 शब्दों में परस्पर संबंध को दिखाना, जैसे आहार, आहार के साथ भूख भी हो सकता है, आहार के साथ रोटी भी हो सकती है, आहार की इच्छा भी हो सकती है। ऐसे जल, जल के साथ बाल्टी भी हो सकती है, जल के साथ प्यास भी हो सकती है, जल के साथ वर्षा भी हो सकती है और जल के साथ बादल भी हो सकती है ना। तो इस प्रकार के उदाहरणों से सामूहिक बुद्धि परीक्षण लिया जाता है।
तर्क संगत श्रेष्ठ चुनाव, ये भी एक प्रकार है बुद्धि परीक्षण का। इस परीक्षण में प्रश्न के उत्तर संबंधी विकल्पों में से एक से अधिक शब्द अथवा कारण दिए हुए होते हैं। परीक्षार्थी अपनी बुद्धि के कारण तर्क संगत शब्द के कारण को चिन्हित करता है। जैसे रेगिस्तान का पशु कहलाता है ना, रेगिस्तान का पशु कहलाता है। अब इसका तर्क संगत, अब नीचे 4 चीजें लिख दी है। रेगिस्तान का पशु, रेगिस्तान में बैल भी हो सकता है, रेगिस्तान में ऊंट भी हो सकता है, रेगिस्तान में घोड़ा भी हो सकता है, रेगिस्तान में बकरी भी हो सकती है। तर्क संगत आपको श्रेष्ठ चुनाव करना है। एक रस्सी को 6 भागों में यदि कर दिया जाए तो उसे कितनी बार काटा जाएगा? अब आपको ये तर्क संगत, आपको तर्क देना है कि कितनी बार, 6 भागों में करना है तो कितनी बार काटा जाएगा उसको, है ना। 6 बार तो नहीं काटेंगे या 5 बार नहीं काटेंगे, हो सकता है 2। अब ऐसे दे दिया जाए 5, 4, 2, 3, 1। अब आपको तर्क संगत बताना है। व्यक्ति के पास हमेशा रहता है, मान लीजिए ये प्रश्न दे दिया, व्यक्ति के पास हमेशा रहता है। क्या रहता है व्यक्ति के पास हमेशा? तर्क संगत में। अब हम व्यक्ति के पास हमेशा रहता है, हम उदाहरण दे सकते हैं, चश्मा रहता है, पेन रहता है, घड़ी रहती है ना, बैग रहता है, शरीर रहता है। ये भी हम, कोई भी बुद्धि रहती है, कोई भी, तो तर्क संगत उत्तर देना है। तो इस प्रकार से जब हम बुद्धि के प्रकारों की बात कर रहे थे कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं, परीक्षणों की, बुद्धि परीक्षणों के विभिन्न प्रकारों के, तो हमने सबसे पहले प्रशासन के आधार पर बात करी, फिर हमने मानसिक योग्यताओं के स्वरूप पर आधार पर, फिर विषय वस्तु के आधार पर, उसके बाद में हमने इन पर चर्चा करी। और इसमें हमने देखा कि विषय वस्तु के आधार पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इसमें हमारा एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी है, जिसमें वर्गीकरण परीक्षण भी है, सादृश्य भी है और तर्क संगत श्रेष्ठ चुनाव भी है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम बुद्धि लब्धि को प्रभावित करने वाले तत्वों को। ऐसे कौन से तत्व हैं जो बुद्धि लब्धि को प्रभावित करते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। शिक्षा और बुद्धि लब्धि। देखिए, बुद्धि लब्धि को शिक्षा तो प्रभावित करती ही करती है। शिक्षा हमें तर्क संगत चिंतन और मनन की क्षमता देती है। तो बुद्धि लब्धि को जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ और सबसे मुख्य जो हमारी एक तत्व है वो है शिक्षा। शिक्षित व्यक्ति, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की बुद्धि लब्धि को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा बुद्धि लब्धि को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि शिक्षा में के द्वारा रीजनिंग आती है। देखो, मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आपको बताऊंगी। मम्मी ने कह दिया कि बिल्ली रास्ता काट गई, अभी नहीं जाना। कोए की आवाज सुनकर के कह दिया कि आज कोई मेहमान आने वाले हैं। दूध गैस पे से निकल गया तो अपशकुन हो गया। बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोने हैं, आदि आदि अनेक चीजें। क्या शिक्षा, शिक्षित व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि वो जो सदियों से कुछ मान्यताएं चली आई है उनका विरोध करेगा, लेकिन वो उन मान्यताओं को तर्क के साथ स्वीकृत करेगा, या शिक्षा के माध्यम से वो तर्क के साथ अपने अभिभावकों को, अपने परिजनों को, अपने बुजुर्गों को वो समझाएगा कि ये तर्क संगत नहीं है। आप भी उसी समय जा रहे हो, बिल्ली भी उसी समय जा रही है। आपने लापरवाही करी, गैस को तेज कर दिया, भूल गए हैं तो दूध बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो ये चीजें, तो शिक्षा सबसे बड़ा कारक है प्रभावित करने वाला। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तत्व। सामाजिक बुद्धि लब्धि को, समाज जिस तरह की समाज की संरचना होगी,
समाज के लोग होंगे, समाज की परंपराएं होंगी, समाज के रीति रिवाज होंगे, समाज का जो ढांचा होगा उसके अनुसार बुद्धि लब्धि प्रभावित होती है। आर्थिक रूप से सक्षम, यदि आर्थिक रूप से सक्षम की बात यहाँ इसलिए आ रही है कि जब आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति का मतलब है कि कम से कम हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं सहजता से पूर्ण हो जाए, अर्थात रोटी कपड़ा और मकान जिस व्यक्ति के पास होगा वो किसी और बारे में सोच पाएगा। जिस व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी, रोटी कपड़ा मकान नहीं होगा, वो केवल उसी में लगा रहेगा, इसलिए वो तर्क संगत कुछ सोच नहीं पाएगा, उसके बुद्धि का विकास नहीं होगा, वो विचलित होगा, परेशान होगा, कष्ट में होगा, दुखी होगा, प्रयत्नशील होगा, हताश होगा, निराश होगा। सांस्कृतिक तत्वों से भी बुद्धि लब्धि प्रभावित होती है। घरेलू वातावरण, घर का वातावरण अच्छा है, आपस में सब में सामंजस्य है, समायोजन के है, एक दूसरे के प्रति आदर सत्कार है, भाषा वहाँ अच्छी है, सब में एकजुटता है, शिक्षित वातावरण है, जो मूल्य और आदर्श स्थापित करे गए हैं उनको वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ का बालक बालिका छात्र छात्रा व्यक्ति मनुष्य की बुद्धि लब्धि को वो कारक प्रभावित करेंगे। घर में रोज कलेश हो रहा है, मार पिटाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, गाली गलौच हो रही है, तो बुद्धि का विकास नहीं होगा। व्यवसाय एवं बुद्धि लब्धि, व्यवसाय भी बुद्धि लब्धि को प्रभावित करते हैं कि व्यवसाय के अनुसार भी बुद्धि लब्धि प्रभावित होती है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, ये अच्छी शिक्षा उच्च बुद्धि को जन्म देती है। विभिन्न बौद्धिक परीक्षणों से भी ज्ञात हो चुका है कि यदि विद्यार्थियों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाएगी तो बुद्धि को 10 अंक तक बढ़ाया जा सकता है। फ्रीमैन, टर्मन, बेलमैन, लेमसन, कंफर्ट आदि द्वारा संपादित परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है। स्तरीय सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, पिछड़ी संस्कृति में पले बड़े बालक बालिकाओं पर किए गए बुद्धि परीक्षणों से भी उनके अंक अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। अर्थात शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक परिवेश का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। सुख सुविधाओं एवं शिक्षित अभिभावकों वाले घरों के बालक बालिकाओं की बुद्धि लब्धि अच्छी पाई गई है और देखा गया है विभिन्न परीक्षणों में कि गोद लिए गए बालक बालिकाओं का पालन पोषण संपन्न घरों में यदि किया जाता है तो उनकी बुद्धि लब्धि अच्छे अंकों में पाई जाती है। व्यवसाय और बुद्धि की जब हमने बात करी तो कई परीक्षणों से ये सिद्ध हो चुका है कि व्यवसाय एवं बुद्धि में घनिष्ठ संबंध है। आर्मी अल्फा परीक्षण से ये स्पष्ट हो चुका है कि वकीलों, डॉक्टरों, अध्यापकों, इंजीनियरों, व्यावसायिक अधिकारियों की बुद्धि मापन में अपेक्षाकृत अधिक अंक पाए जाते हैं। इसके उपरांत फोटोग्राफर, सिपाही एवं का स्थान आता है और उसके बाद में फायरमैन, नाई, मजदूर आदि आते हैं। तो ये हमारा था कि बुद्धि लब्धि को प्रभावित करने वाले तत्व जो मैंने आपको बताया, शिक्षा के साथ बुद्धि है, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक तत्व है, घरेलू वातावरण है और व्यवसाय है। अब है बुद्धि लब्धि अवधारणा की सीमाएं। सीमाएं क्या है? एक तो अविश्वसनीयता। जब तक कोई मानकीकृत परीक्षण नहीं किया जाता है तब तक तो विश्वास करते ही नहीं है कि इसकी बुद्धि लब्धि इतनी है। लेकिन मानकीकृत परीक्षण में भी क्या होता है, कई बार जो करने वाला है उसकी परिस्थितियां और बाकी चीजों के कारण अविश्वसनीय हो जाता है, उस पर विश्वास नहीं किया जाता। परिवर्तनशीलता, आयु और समय के साथ साथ बुद्धि लब्धि में परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे मैं जिन एस जलोटा साहब की बात कर रही हूँ, उनका आज के
आप समझ लीजिए कि 25-30 साल पुराना उनका जो सामूहिक बुद्धिलब्धि परीक्षण है, परिस्थितियां बदल गई, वातावरण बदल गए, विचार बदल गई, धारणाएं बदल गई, उद्देश्य बदल गए, तो परिवर्तनशीलता के कारण भी वो कई बार सटीक नहीं होता है। बुद्धि की मात्रा नहीं होती, यानी कोई मात्रा नहीं है जिसको नाप लो, कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई पात्र नहीं है जिसमें डाल करके माप लिया जाए। और वातावरणीय परिवर्तन, जब वातावरण का परिवर्तन होता है तब भी ऐसा हो जाता है। शिक्षा में उपयोगिता क्या है बुद्धिलब्धि परीक्षणों की? पाठ्यक्रमों का चुनाव कर सकते हैं बुद्धिलब्धि के आधार पर। कुछ विषयों के अध्ययन हेतु उच्च स्तर की बुद्धि की आवश्यकता होती है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक अध्ययन किया गया है, उसमें पाठ्यक्रम तकनीकी क्षेत्र में जाने वाले विद्यार्थी की बुद्धि अंक 114 होने चाहिए, 114, वैज्ञानिक 108, शैक्षिक 106, व्यापारिक 104 और दस्तकारी 102। इसके अलावा विद्यालयों के लिए विद्यार्थियों का चुनाव, विद्यार्थियों का वर्गीकरण, छात्रवृत्तियों के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षण, विद्यार्थियों की पदोन्नति के लिए परीक्षण, शिक्षकों के कार्य विश्लेषण के लिए परीक्षण, शिक्षण विधियों और शैक्षिक संसाधनों के लिए परीक्षण और शैक्षिक निर्देशन के लिए परीक्षण के साथ साथ व्यावसायिक निर्देशन में उपयोगिता, सैनिक और असैनिक नौकरियों में उपयोगिता, अनुसंधान में और उद्योगों में उपयोगिता और राष्ट्रीय स्तर पर उपयोगिता की जा सकती है। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षण है जो मैं आपके साथ यहाँ बताना चाहूँगी। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी जनरल क्वालिफिकेशन परीक्षण, टर्म एंड ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी, जलोटा का सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण एंड डॉक्टर प्रयाग मेहता का बुद्धि परीक्षण। ये कुछ परीक्षण हैं। आज हमने निर्देशन एवं परामर्श में बुद्धिलब्धि क्यों आवश्यक है, बुद्धि क्या है, कितने प्रकार है, कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से टेस्ट है, क्यों उपयोगी और आवश्यक है, क्या इसकी सीमाएं हैं, इस पर विस्तृत चर्चा करी और मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप इसे आत्मसात कर पाएंगे। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।